हेलो बच्चों, UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हमारी SSGD 2025 की परीक्षा के लिए हमारी सैनिक सीरीज चल रही थी, उसका मतलब हम चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने अच्छे से किए थे। चौथे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सब अच्छे से बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी का मतलब आकलन भी कर रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 4 को शुरू करते हैं। देखेंगे भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई आंसर जरूर करें भाई। पहले क्वेश्चन का देखें। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अस्तु। कितना बढ़िया ऑप्शन है। हमारी टेक्निकल टीम देख लो, अस्तु लिखा है। अस्तु या अरस्तु है भाई। अरस्तु के बारे में देखें भाई तो इनकी एक बुक पूछी जाती है हमारी, पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी भैया? एक निकोमैचियन पुस्तक और एक यूडेमियन एथिक्स। तो ये किसकी पुस्तक है? अरस्तु। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? अरस्तु। पूछा था राजनीतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? अरस्तु। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तु की स्टेटमेंट थी। यहाँ पर टॉलस्टॉय की एक बुक बहुत पूछी जाती है, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। इनकी बुक बहुत पूछी गई है पेपर में। लेकिन यहाँ पर जो है रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। अब प्लेटो जो है यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो जो है वो यूनानी दार्शनिक जो थे उन सुकरात के शिष्य थे। और इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है जो कि पूछी जाती है हमारी पेपर में, अपोलॉजी। कौन सी? अपोलॉजी पुस्तक। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई। अपोलॉजी जो है ये एक संवाद है किसके बीच? सुकरात और उसके अभियोक्ताओं के बीच संवाद को लेकर जो पुस्तक लिखी है वो मतलब प्लेटो ने, उसका नाम है अपोलॉजी। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है हमारा रिपब्लिक, प्लेटो की और अपोलॉजी, ये 2 बुकें हमें याद होनी चाहिए इनकी। आगे क्वेश्चन आएंगे। भारत सरकार की सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सेतु भारतम ये योजना लाई गई थी भैया 2016 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2000। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करना? नहीं जी भाई। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण करना? नहीं। माल के परिवहन के लिए नदियों समुद्रों पर पुलों का निर्माण करना? नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। 2016 में लाई गई सेतु भारतम। और एक योजना जो इसी से रिलेटिव है, सेतु समुद्रम शिपिंग परियोजना। कौन सी भैया? सेतु समुद्रम शिपिंग परियोजना, जो कि प्रस्तावित है और जो है ये पाक की मतलब मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि को जोड़ेगी। मतलब एक तरीके से नहर परियोजना। जो हमारा जो पाक जल संधि है वहाँ पर जो समुद्र में उथला सागर है वहाँ पर एक नहर खोदी जाएगी 83 किलोमीटर की, जो कि पाक जल संधि को किससे जोड़ेगी? मन्नार की खाड़ी से जोड़ेगी। और इसका सर्वप्रथम विचार जो दिया था वो अल्फ्रेड डंडास टेलर ने दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, उसके बारे में ध्यान रखना। सेतु समुद्रम शिपिंग परियोजना जो कि किसे जोड़ेगी? पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगी। और ये पाक जलसंधि और जो मन्नार की खाड़ी हैं ये दोनों किसको अलग करती हैं? भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। तो यहाँ से एक योजना और हमें ध्यान रखनी है। आगे आएंगे क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण की बात करें तो शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा जो देने वाले थे ये थे मॉन्टेस्क्यू। कौन भैया?
मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा दी गई थी। और शक्तियों का जो पृथक्करण मतलब बंटवारा जो किया गया है वो है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कैसे कैसे विभाजित किया गया, राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। इन तीनों का प्रावधान जो है वो कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा मोंटेस्क्यू के द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, इसे ध्यान रखेंगे। आएंगे क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात भैया, महाराष्ट्र, क्या बोल देंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म या प्लांट, पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी में से स्थापित, तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी में स्थापित किया गया। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा पेटी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और इसकी जो सबसे बड़ा है, इसकी कैपेसिटी भी पूछी गई है पेपर में भाई, इसकी क्षमता कितनी है, तो बताएंगे 1500 मेगावाट। क्या बताएंगे? 1500 मेगावाट। तो भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी में स्थापित किया गया। कन्याकुमारी जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर जो है 3 सागरों का संगम होता है। यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है। इधर बे ऑफ बंगाल, पूरब में बंगाल, दक्षिण में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आईओ, और यहाँ पर अरेबियन सी। ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी तीनों कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी। इसे 3 सागरों का संगम कहा जाता है और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो रखोगे भाई याद ये पॉइंट, सही है। भी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी बात पे। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर होता है? सीपीयू में, एएलयू में, रैम में या रोम में? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पर कैश मेमोरी इसके मुख्य, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, इसका कार्य क्या है, इसकी गति किसमें मापी जाती है। इसके मुख्य घटक, सीपीयू के मुख्य घटक कितने भाई? 2 हैं। कौन से 2 घटक हैं पूछे जाएंगे पेपर में? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक है यहाँ सीयू, कंट्रोल यूनिट, या इसे बोलेंगे नियंत्रण इकाई। तो ये सीपीयू के 2 घटक हैं भाई, अंगणितीय तार्किक इकाई और नियंत्रण इकाई। ये सीपीयू के 2 घटक हैं। तो सीपीयू कितने घटक है भैया? 2 घटक हैं। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, गलत कथन का चयन करें। सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर फेरा की गलत दे रखी, फेरा की जो फुल फॉर्म है गलत है। यहाँ पर रिजर्व की जगह क्या होगा? रेगुलेशन। आर का मतलब क्या? रेगुलेशन।
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसे फेरा बोला जाता है, और ये कब पारित किया गया? 1974 में पारित किया गया। कौन? फेरा। और फेरा को बदलकर 1999 में क्या कर दिया गया? फेमा कर दिया गया। पूछा जाता फेरा को बदलकर फेमा कब किया गया? 1999 में इसे लागू कर दिया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आगे आएंगे क्वेश्चन अगला। बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H1N1, H5N1, H3N1। तो इसे एवियन फ्लूएंजा के नाम से भी जाना जाता था, H5N1। अब देखो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज, और क्या बोलेंगे भैया? खसरा, एक हर्पीस बीमारी किससे होती है? ये भी वायरस से। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क रोग, मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस। ट्रोकोमा आँख की बीमारी, ट्रैकोमा, ये भी वायरस से होता है। और क्या बोलेंगे भाई? और बोलेंगे वायरस से। फिर पोलियो होता है भैया, पोलियो। एड्स किससे होता है भैया? ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। चेचक किससे होता है? चेचक, ये भी वायरस से होता है। और एक होता है छोटी माता, ये भी वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है भैया? ये भी वायरस से होता है। गलसोद, ये भी किससे होता है? किससे? वायरस से। तो वायरस से होने वाले रोग हैं ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना। तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। तो इन्फ्लुएंजा, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कथन? तो ये कथन कहा गया भैया एडम स्मिथ। क्या बोलेंगे? ये एडम स्मिथ। इनकी एक बहुत बुक पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशंस। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले, अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने प्रथम एशियाई व्यक्ति और पहले भारतीय भी हैं। कौन? अमर्त्य सेन, 1998। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति। बताएंगे भाई पहले जो 1901 में नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत थी वो 5 क्षेत्रों में दी जाती थी। फिर ये बताएंगे भाई कमेंट में हमें बताएंगे ज़रा, अर्थशास्त्र का जो छठा क्षेत्र है, ये छठा क्षेत्र किस वर्ष जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया। लेकिन अर्थशास्त्र में देखेंगे पहले व्यक्ति जो हैं रैगनर फ्रिक्स को मिला है, जिन्हें मार्को
इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को दो पार्टों में इन्होंने विभाजन किया और जॉन टिनबर्गेन इन दोनों को मिला भैया। रैगनर फ्रिक्स अर्थशास्त्र का पहला और जॉन टिनबर्गेन इन्हें मिला। तो यहाँ पर एडम स्मिथ इनकी बुक ध्यान रखने, ये स्टेटमेंट इनकी हो जाती है। आगे देखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, अभी पढ़ रहे थे एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। फिर समझ अल्फ्रेड मार्शल, एक नाम ध्यान रखना हमें, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, एक हमें इन्हें ध्यान रखना है मेरे वीर। व्यष्टि समाजशास्त्र के जो हैं वो जनक कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। फिर एक ध्यान रखना रैगनर फ्रिक्स, जिन्होंने अर्थशास्त्र का पहला नोबेल जीता था, रैगनर फ्रिक्स। इन्होंने अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण किया है वो दो शाखाओं में किया था, मार्को इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण जो किया है वो किसने किया, रैगनर फ्रिक्स। और यही नोबेल पुरस्कार मतलब पाने वाले अर्थशास्त्र में कौन है, रैगनर फ्रिक्स। और इनके साथ एक लोग को और मिला था, उसका नाम है जॉन टिनबर्गेन। इन्होंने अर्थशास्त्र की दो शाखाएं का वर्गीकरण किया था, जो अर्थशास्त्र की दो शाखा मार्को इकोनॉमिक्स या जॉन मेनार्ड कीन्स, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो यहाँ पर एडम स्मिथ, यहाँ पर ये हमने मतलब 3-4 पॉइंट, ये 3 से 4 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। यहाँ पर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक रामदेव मिश्रा। आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक जोहान ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। मेंडल कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक रामदेव मिश्रा। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, और हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का जनक चिकित्सा
विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता चिकित्सा विज्ञान का जनक। चिकित्सा विज्ञान का जनक भारतीय पारिस्थितिक जनक रामदेव मिश्रा। लेकिन यहाँ पर पूछा है थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये हमें ध्यान रखने हैं भाई। फिर विकासीय जीव विज्ञान का जनक एक और बताना है भाई, विकासीय जीव विज्ञान का जनक। विकासीय जीव विज्ञान का जनक जिन्हें सुनते हैं भैया चार्ल्स डार्विन। इनकी एक बुक लिखेंगे भाई, कौन सी है? चार्ल्स डार्विन। इनकी एक बुक पूछी जाती है जिसमें प्रजातियों के बारे में बताया गया। इनकी बुक है भैया ऑन द origin of species। on the origin of the species। ये किसकी भैया? चार्ल्स डार्विन की है। तो यहाँ से हमें इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। कितने? इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन अगला। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम। तो इसमें जो होगी गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। जितनी जो गैसेज हैं वो किस में? आवर्त सारणी के 8वें ग्रुप में। आधुनिक 8वें नहीं बल्कि 18वें ग्रुप में देखने को मिलेगी। गैसेज के मिलेंगे 18वें ग्रुप में। इसका परमाणु क्रमांक कितना? हीलियम का 2, परमाणु क्रमांक 2। परमाणविकता कैसी है? एक परमाणु। इसके एक अणु में एक परमाणु होता है। परमाणविकता तो इसे बोलेंगे एक परमाणविक। एक परमाणविक। इसकी परमाणुकता क्या पूछा जाता है? हीलियम की परमाणुकता एक परमाणविक, परमाणु क्रमांक 2, ग्रुप 18वें में। आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप समूह 18 में है ये। मतलब समूह 18 में उपस्थित सभी तत्व कैसे हैं? गैसें हैं। सभी तत्व कैसे हैं? 18वें ग्रुप में आधुनिक आवर्त सारणी गैसें हैं भाई। तो इसमें जो दे रखा है वो हीलियम आंसर होगा। आगे क्वेश्चन। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? कैश, टोकन, कुकी, प्लग-इन। तो इसका जो आंसर जो है कहाँ पर एक्सेस किया, तेजी से स्टोर किया, एक्सेस करने के लिए स्टोर किया था? कैश में। तो यहाँ पर देखेंगे भाई इसका जो आंसर होगा एक आंसर होगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। ध्वनि के माध्यम से यात्रा निकट निर्वात, मृदा, पानी, आग। तो ध्वनि वहाँ पर ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर ध्वनि संचरण नहीं करती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। हवा में ध्वनि का वेग पूछा जाता, हवा में ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक रहती है? मानव मस्तिष्क में पूछा जाता है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना, ध्वनि की
संवेदना कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड या 1/10। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने तक रहती है? 0.1 लगभग रहती है भैया। फिर ध्वनि की गति पूछी जाती है, किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर इसके बाद द्रव, फिर गैस। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा, ठोस में होगी सबसे ज़्यादा, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस में भी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होगी, एल्यूमिनियम। 2 का ध्यान रखेंगे, निकेल। समुद्री जल, द्रव में बात करेंगे तो समुद्री जल पूछे जाते हैं ये स्टेटमेंट है कि समुद्री जल या आसुत जल। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम। गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में होती है भाई। आप देखो इसमें कितनी कितनी होती है, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में। तो इसमें होती है 64-20 मीटर पर सेकंड एल्युमिनियम में, 60-40 मीटर पर सेकंड वो निकेल में होती है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होती है। आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकंड होती है। 1498 1287 मीटर पर सेकंड हाइड्रोजन में होती है। 984 मीटर पर सेकंड जो होती है वो हीलियम में होती है। तो ये डेटा तुम्हें ध्यान रखना, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, डेटा पेपर में पूछा जाता है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होगी? शून्य होगी भाई। सागा दावा प्रसिद्ध त्योहार में से कहे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में सागा दावा। सिक्किम के देखो भाई कौन कौन से हैं? लहबाब, दुचेन, लहबाब, दुचेन। एक बूमचू या भूमचू, ये सिक्किम में बनाया जाता है। और क्या ध्यान रखना है भाई? लोसांग फेस्टिवल, ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। द्रुक्पा तसेची, ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। एन्ना सोनम लोसांग, ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। बूमचू या भूमचू भी बोलते हैं ऐसे, बूमचू या द्रुक्पा तसेसी, लहबाब, दुचेन, पुंग लबशोल, लहबसोल। एक सकेवा बनाया था, सकेवा। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो ये द्रुक्पा तसेसी, देखो ये इम्पोर्टेंट है। लहबाब, दुचेन, भूमचू, लोसांग, द्रुक्पा तसेसी, एन्ना सोनम लोसांग, पुंग लहबसोल, सकेवा। तो सागा दावा कहाँ का? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। उड़ीसा का तुमने ध्यान रखना, धनु यात्रा, नुआखाई, कलिंग फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय रेत महोत्सव। आगे ऐसे ही एक एक राज्य का लहब, दुचेन, भूमचू। तो ये ध्यान रखने हैं सारे पे। आगे क्वेश्चन आएंगे अगला।
8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, कब फेंका था असेंबली में बम। तो एक क्वेश्चन तो इसमें मेंशन कर दिया गया, कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। 1926 में एक लोक 1926 में क्यों फेंका था भाई? 1926 में एक बिल लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए, विधेयक का विरोध करने के लिए ये घटना हुई थी भाई। और 1926 में ही भगत सिंह के द्वारा लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की गई। क्या? 1926 में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की गई। और उसके पहले सचिव भी कौन थे? पहले सचिव कौन थे? भगत सिंह थे। 1926 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए ये वाली घटना हुई थी भाई, तो पूछा जाता है ये। और 1926 में ही नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा लाहौर में की गई, और उसके पहले सभापति भी थे। आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर अगला। हड़प नीति किसने लागू थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। देखो हड़प नीति को कई नामों से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे बोलते हैं व्यपगत नीति नाम से भी दे देता है कभी कभी, या चूक की नीति। क्या भाई? चूक की नीति। अगर कोई अपने साम्राज्य में चूक करता था तो ये इसका राज्य हड़प कर लेता है। या चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। तो ये किसकी है? ये लॉर्ड डलहौजी की है। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। अब इस लॉर्ड डलहौजी की है भैया ये, और ये इस नीति का शिकार कौन हुआ था? पहला फर्स्ट शहर है भैया सतारा, 1848। फिर पूछ लेता है ये झांसी को कब हड़पा? 1853 में। फिर पूछ लेता है अवध क्षेत्र को कब हड़पा था इसने? 1856 में। और किसका मतलब? कुशासन का आरोप लगाकर पूछा था अवध को किस कारण से, मतलब कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़पा गया, या राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से इसको हड़पा गया था, राज्य कुशासन के आधार पर या राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से 1856 में। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, देखेंगे अगला। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, और भी पूछे सहकारी समितियां। तो ये वाला तुम्हारा दिख रहा है भैया 101वां 2015। कब का भैया? 2015। जीएसटी से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण, इसके लिए लाया गया था 101वां संविधान संशोधन 2015। 101वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश, और इस अधिनियम के तहत बांग्लादेश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई थी। इस वाले जो ये लाया गया था संविधान संशोधन, और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण किया गया, मतलब कुछ बांग्लादेश को दिए गए, कुछ बांग्लादेश ने भारत को दिए। फिर आता है 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां, देखो 104वां
102वां संविधान संशोधन जो है वो कब आया था? 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 102वां 2018 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। मैनिक दर्जा 104वां संविधान संशोधन ये आया था 2020। मतलब इसमें जो है सीटों को आरक्षण को बढ़ाया गया था। SC ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा राज्य विधानसभा की SC ST की सीटों को जो बढ़ाया गया वो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं उसे हटा दिया गया 104वां। तो 101वां संविधान संशोधन एक मतलब 100वां 101वां किस 100 ये सॉरी इससे 100वां ये क्या है 100वां संविधान संशोधन है 101वां। ये ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे भी क्वेश्चन अगला। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन इनके बारे में क्या थे? इन्हें भारत रत्न कब मिला भाई? 1954। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। और ये इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है? इनकी जयंती जो है वो 5 सितंबर वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी एक बुक ध्यान रखनी है फिलॉसफी किसकी बुक है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ये ध्यान रखना देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे कौन से? इनकी बुक है इंडियन फिलॉसफी। इनकी बुक ध्यान रखेंगे इंडियन फिलॉसफी नाम से एक बुक है इनकी, इंडियन फिलॉसफी। और इन्हें भारत रत्न मिला था कब? और 15 अगस्त 1947 को संसद को संबोधित करने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन किया, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। आगे आएंगे क्वेश्चन अगले पर। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, पेरिस में या लंदन में? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में। तो वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय UNDP का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या बोलते हैं इसे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इससे बोला जाता है भैया मानव विकास सूचकांक। ये बहुत पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके द्वारा पहला फर्स्ट सूचकांक जो आया था 1990 में निकाला गया था। और इस सूचकांक को तैयार करने वाले कौन थे? इसके जनक कौन थे भैया? ये किसने तैयार किया था? महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। कितने इसके 3 आयाम है भाई। 3 आयाम पर ये हमारा तैयार किया जाता है। एक है ज्ञान अर्थात शिक्षा, दूसरा है लंबा और स्वस्थ जीवन, या बोलेंगे स्वास्थ्य को लेकर इंडेक्स तैयार होता है। तीसरा
जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। तो इसके जो मापने के जो 3 आयाम हैं, ज्ञान एवं शिक्षा, तीसरा एक सभ्य जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा शिक्षा, 3 आयाम है। और ध्यान रखना ये इसके तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मतलब इसे तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, महबूब उल हक। पहली बार कब, 1990। और ये किसका, यूएनडीपी का इंडेक्स है। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। आएंगे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त ए बिष्ट लिखी, हस्त ए बिष्ट लिखी। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने लिखी। किसने लिखी भाई, अमीर खुसरो ने लिखी है। और इनका जो जन्म हुआ था 1253 से लेकर 1325 तक। मृत्यु इनका पटियाली गांव ये यूपी। और इनकी मृत्यु जो होती, इनका दिल्ली में मकबरा बना हुआ भैया, अमीर खुसरो। और इनका पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनकी पुस्तक देखो भाई, एक है नूर, रचनाएं देखो इनकी, नूर सिपीहर। एक इनकी पूछी जाती है तुगलक नामा। और क्या बोलेंगे भैया, मतला उल अनबर। और क्या भैया, पहेलियां एवं मुकरियों की रचना, पहेलियां एवं मुकरियां, ये इनकी रचना है भैया। मुकरियां रचनाएं भी आती हैं इनकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया, अमीर खुसरो के द्वारा। एक खजाइन उल फतूह लिखी गई है, उल फतूह, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया। चित्तौड़ पर जो खिलजी ने आक्रमण किया था उसका वर्णन किस मिलता है, खजाइन उल फतूह में। चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण का वर्णन, खिलजी के आक्रमण का वर्णन कहाँ पे मिलता है भैया, खजाइन उल फतूह पुस्तक में मिलता है। तो ये इनकी बुक ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बुकें बताई मैंने, एक बार ध्यान रखेंगे। तुगलकनामा, नूर सिपीहर, खजाइन उल फतूह, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन, पहेलियां और मुकरियां किसकी रचना है भैया, मतला उल अनबर, खालिक बारी। एक और ध्यान रखनी है इनकी, खालिक बारी। एक बताना भैया, ये अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो, ये होमवर्क है भैया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे या किसके दरबार में रहते थे, ये आज का भाई होमवर्क है। कमेंट में आंसर जरूर लिखें। आज जो हमने 20 क्वेश्चन किए, इसमें बताना अमीर खुसरो किसके शिष्य थे और ये किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो के बारे में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। क्लास मेरे हिसाब से बढ़िया है, बेहतरीन लगी होगी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बारे में, आंसर के बारे में ज़रूर लिखें और जो भी तुम्हारी राय है उसको भी लिखा करें भाई, शर्माएं नहीं। तो आज के लिए इतना ही। 5वीं प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।